वेलकम। आज हम लोग देखेंगे आपका चैप्टर 8 सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आपकी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है वो कैसे हीट होती है और कैसे कूल होती है, और जो अर्थ पे हीट है, टेम्परेचर है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पोलर एरियाज में टेम्परेचर कम है, इक्वेटोरियल एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये सारी चीजें कैसे है उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इसमें आपका सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन को हम लोग सूरज से जो रोशनी आती है, सूरज की जो किरण आती है, उसी को हम लोग सोलर रेडिएशन करते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? इंसोलेशन। उसका दूसरा नाम है आपका इंसोलेशन। इंसोलेशन वर्ड जो है आपका दो वर्ड से बना है, एक इन और दूसरा सोल। इंसुलेशन को हम लोग कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो आपके बाहर से सूरज की रोशनी आ रही है उसी को हम लोग कह रहे हैं इंसुलेशन। ये अर्थ पे सारे जगह पे एक जैसा नहीं होता, अर्थ पे ये वेरी करता है। कुछ रीजन्स में जो आपके इक्वेटर के पास वाले रीजन है वहां पे इंसुलेशन ज्यादा होता है, पोल वाले रीजन पे इंसुलेशन कम रिसीव होता है। यहाँ अर्थ के अगर पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अर्थ के पोजीशन का यहाँ पे सेंस है। जैसे ये आपकी अर्थ है और ये आपका यहाँ पे सन। अर्थ जो है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इलिप्टिकल का मतलब होता है अंडाकार। अब एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ सन से सबसे नजदीक में होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ आपकी सन से काफी दूर चली जाती है। तो ये दो पोजीशंस होते हैं आपके एपहेलियन के और पेरीहेलियन के। एपहेलियन में क्या होता है, सन से अर्थ की दूरी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, सन से अर्थ की दूरी सबसे ज्यादा है। तो ये होता है आपका 4 जुलाई को, ये होता है आपका 4 जुलाई को। और उस टाइम जो अर्थ की डिस्टेंस होती है सन से वो 152 मिलियन किलोमीटर होती है। तो इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे एपहेलियन, इस पोजीशन कहेंगे एपहेलियन, इस पोजीशन को कहेंगे पेरीहेलियन, इस पोजीशन कहेंगे पेरीहेलियन। यहाँ पे हिल वर्ड आपको दिख रहा है, हिल का मतलब है सन से, हिल का मतलब है सन से। पी से आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं कि पास, सन के क्या, पेरीहेलियन पे क्या, सन के, अर्थ सन के पास में है। ठीक है, पेरीहेलियन मतलब नियरेस्ट टू सन। ये कब होता है? 3 जनवरी को। और सन से जो अर्थ की डिस्टेंस होती है वो नियरली 147 मिलियन किलोमीटर होती है। तो जब अर्थ सन से सबसे नजदीक में होगा तो यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन होगा वो सबसे ज्यादा रिसीव होगा, और जब सन से अर्थ की दूरी ज्यादा हो जाएगी तो सोलर रेडिएशन कम होगा। जैसे हम लोग अलाव सेकते हैं, ठीक है, जो गांव में अलाव जलाई जाती है उसको सेकते हैं जब आप, तो उसको एकदम नजदीक में चले जाइए, एकदम अलाव के एकदम नजदीक में जाएंगे तो देखेंगे वहां पे आपके हाथों में ज्यादा हीट रिसीव होगी, एकदम टेम्परेचर ज्यादा महसूस होगा। लेकिन आप अलाव से थोड़ा दूर चले जाएंगे, आग से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो आपको टेम्परेचर कम रिसीव होगा। ऐसे ही अर्थ पे होता है, अर्थ जब सन के नजदीक में चली जाती है तो टेम्परेचर हीट ज्यादा रिसीव होती है, और जब सन से दूर अर्थ चली जाती है तो हीट कम रिसीव होती है। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे वर्क करता है। तो एपहेलियन और पेरीहेलियन आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे इंसुलेशन कैसे वेरी करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अर्थ के सरफेस पे इंसुलेशन को, सूरज से आने वाली किरणों को अफेक्ट करते हैं, उन प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है आपका अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रोटेशन की वजह से आपकी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो कैसे इफेक्ट होती है। जैसे ये अर्थ है आपका अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, सपोज दिस वन इज द सन, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है। सन से जब सोलर रेडिएशन आएगा तो वो सबसे ज्यादा आपके इक्वेटोरियल वाले पार्ट में, इक्वेटर वाले पार्ट में रिसीव होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे सन से, इक्वेटर से दूरी बढ़ती चली जाएगी, हाई लेटीट्यूड वाले एरिया में जो सन की रेज होंगी वो स्लैंटिंग पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ झुका हुआ है, अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। इसके लिए क्या होता है, जो आपकी पोल वगैरह वाली एरिया है, ये जो पोल वाली एरिया यहाँ पे इंसुलेशन कम रिसीव होता है, जबकि इक्वेटर पे सीधी किरणें पड़ने की वजह से सन की इंसुलेशन ज्यादा रिसीव होती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, और अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। थर्ड जो फैक्टर है वो है आपका लेंथ ऑफ द डे। गर्मियों के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी इंसुलेशन ज्यादा रिसीव होती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में दिन बड़े होते हैं,
और ठंडी के दिनों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, दिन छोटा होगा तो इंसुलेशन कम रिसीव होगा। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट का मतलब जो सन की एनर्जी है, जो किरणें हैं वो एटमॉस्फेयर के आर पार जा पा रही है कि नहीं। जैसे अगर बादल छा जाते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में बादल छा जाते हैं तो क्या होता है, जो इंसुलेशन होती है वो अर्थ पे नहीं आ पाती है, ठीक है। और खुला आसमान होता है, एकदम साफ आसमान होता है, तब क्या होता है, इंसुलेशन आराम से अर्थ पे आ सकती है। तो मेनली देखेंगे जब क्लाउडीनेस होता है तब इनकमिंग सोलर रेडिएशन कम होती है, और जब आसमान साफ होता है तब हमारी सोलर रेडिएशन इनकमिंग बढ़ जाती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे तो जो आपके यहाँ पे ये आपका इक्वेटर का रीजन हो गया, ये आपके 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ के रीजन, ये जो आपके सब ट्रॉपिकल वाले रीजन है, यहाँ पे साल भर जो है कि ऑलमोस्ट साल भर क्या रहता है, आसमान साफ रहता है, ठीक है। इसीलिए इस एरियाज में आपकी सोलर रेडिएशन ज्यादा रिसीव होती है, जबकि इक्वेटर पे देखेंगे रोज शाम को बादल छा जाते हैं, रोज शाम को बारिश होती है, तब वहां पे सोलर रेडिएशन जो होगा वो कम रिसीव होगा। पहले से जो आपकी सन की रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पड़ती है, लेकिन इक्वेटर पे पूरा सोलर रेडिएशन रिसीव नहीं हो पाता है। पूरा सोलर रेडिएशन कहाँ रिसीव होगा, आपकी सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, या फिर आप कह सकते हैं डेजर्ट वाले एरिया में। दूसरी कहाँ होगी, डेजर्ट वाले एरिया में, जो मरुस्थल के एरिया, वहां पे भी आसमान नियरली साफ रहता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड में हम लोग देखेंगे कि अर्थ का जो शेप है, ठीक है, लैंड का जो शेप है वो कैसे अफेक्ट करता है आपके इंसुलेशन को। अर्थ के अगर शेप को देखें, जैसे आपका माउंटेन वाला एरिया है, माउंटेन वाले एरिया में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत पतली एटमॉस्फेयर होती है। एटमॉस्फेयर पतली होने की वजह से जो सनलाइट आती है वो ज्यादा रिसीव होती है, मोर इंसुलेशन इज रिसीव्ड एट हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे आपकी जो इंसुलेशन होती है वो ज्यादा अमाउंट में रिसीव होती है, ठीक है, जबकि नीचे के एरिया में इंसुलेशन कम रिसीव होती है। दूसरी क्या चीज होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम लोग देखें तो जो आपका साउथ फेसिंग स्लोप है, साउथ फेसिंग स्लोप है, ये आपका नॉर्थ फेसिंग स्लोप। नॉर्थ फेसिंग स्लोप का मतलब है जिसका फेस नॉर्थ की तरफ हो, साउथ फेसिंग स्लोप का मतलब जिसका फेस साउथ की तरफ हो। तो जो साउथ फेसिंग स्लोप आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, ठीक है, वहां पे इंसुलेशन जो होता है वो ज्यादा रिसीव होता है, नॉर्थ फेसिंग स्लोप पे इंसुलेशन कम रिसीव होगा। कैसे, इसको एक बार हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। ये आपका यहां से जब सनलाइट जाती है, सन मेनली क्या करती है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव करती है, ठीक है। सन की ये अपेरेंट मूवमेंट होती है जो हम लोग को लगती है। तो होगा क्या, मेनली जब यहां से इंसुलेशन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे सपोज कोई माउंटेन है, यहाँ पे सपोज कोई माउंटेन है, तो ये माउंटेन की जो साउथ फेसिंग स्लोप होगा, अब क्या होगा, जो अपोजिट साइड में होगा, नॉर्थ फेसिंग स्लोप होगा, वहां पे कम अमाउंट में इंसुलेशन रिसीव होगा, साउथ फेसिंग स्लोप पे अमाउंट ऑफ इंसुलेशन ज्यादा होगा। जैसे हमारे हिमालय वाले एरिया में होता है, हिमालय वाले एरिया में क्या होता है, जो इंसुलेशन रिसीव होता है वो साउथ फेस पे ज्यादा होता है। नॉर्थ फेस में देखेंगे चाइना की तरफ का हिमालय है, वहां पे इंसुलेशन कम रिसीव होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू दी एटमॉस्फेयर। आपका जो सोलर रेडिएशन है, आपकी जो सूरज की किरणें हैं, जब वो एटमॉस्फेयर से पास होती हैं तो अब बहुत सारी जो हमारी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनॉन्स होती हैं वो होती हैं। जैसे पहला क्या है, जो वाटर वेपर, ओजोन और दूसरे गैसेस हैं वो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। नियर इंफ्रारेड रेडिएशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब जो सन की लाइट है उसमें कई सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं, उसमें से एक स्पेक्ट्रम होता है जिस जो उस टाइप की लाइट को हम आंखों से देख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम को स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल, वाटर वेपर के पार्टिकल, ये क्या करते हैं, दे स्कैटर, उसको फैला देते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा सा कोई पार्टिकल है, अब सन की लाइट आई, इससे टकराई, तो ये क्या होगा, स्कैटर हो जाएगी, ये फैल जाएगी, ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाएगी, ठीक है।
तो ऐसे ही क्या होता है, जो आपकी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उससे आपकी सन की रेज टकराने की वजह से वो क्या करती है, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर जाती हैं। एक होता है आपका स्कैटर, एक दूसरा होता है आपका रिफ्लेक्शन। सेकेंड होगा आपका रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन कब होगा, जब सन की जितनी रेज आई है टोटल रेज आपकी निकल जाए बाहर के साइड, तब उसको आप कहेंगे रिफ्लेक्शन। और स्कैटरिंग कब कहेंगे, जब वो बिखर जाए, अलग अलग पार्ट्स में क्या हो, बिखर जाए। जैसे हम कहते हैं ना स्कैटर हो गया, बिखर जाना। ठीक है। तो जो आपकी स्काई की ब्लू कलर है, हम लोग ब्लू कलर ऑफ द स्काई, सनसेट और सनराइज के टाइम में स्काई की रेड कलर, दोनों लाल लाल दिखाई देते हैं, रेड रेड दिखाई देते हैं। ऐसा होता है आपका स्कैटरिंग की वजह से। ये सारे फिनोमेना किसकी वजह से होते हैं, आपकी स्कैटरिंग की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट दी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज में हम लोग देखेंगे तो जो इंसुलेशन की अमाउंट है वो है 320 वाट पर मीटर स्क्वायर। पोलर एरिया में देखेंगे तो इंसुलेशन कम रिसीव होता है, नियरली 70 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। मैक्सिमम इंसुलेशन जो होता है वो आपका होता है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वाले एरियाज में। कहां पे, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वाले एरिया में। ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है। इन्हीं रीजन में जो आपके डेजर्ट पाए जाएंगे वहां पे मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होगा। जैसे इंडिया का डेजर्ट है आपका थार डेजर्ट, वो भी नियरली सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। और आपका सहारा का डेजर्ट हो गया, वो भी नियरली सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में डेजर्ट पाए जाएंगे वहां पे सबसे ज्यादा इंसुलेशन रिसीव होगा। ऐसा क्यों है भैया, तो ये इसलिए है कि वहां पे क्लाउडीनेस कम होता है, वहां पे बादल वगैरह बहुत कम रहते हैं। बादल नहीं रहेगा तो आपके इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा, वहां पे पूरा आसमान साफ रहेगा, सीधे इंसुलेशन अर्थ सरफेस पे आएगी और ज्यादा हीट रिसीव होगी। मोर ओवर कॉन्टिनेंट देन ओवर ओशियन एट द सेम लेटीट्यूड। अगर सेम लेटीट्यूड पे देखें, जैसे मान लो 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे देखें, यहाँ पे जो ओशियन होगा, ठीक है, और जो ये लैंड वाला एरिया, सपोज दिस इज लैंड पार्ट एंड दिस इज ओशियन पार्ट। ओशियन वाले पार्ट में क्या होगा, आपके कम इंसुलेशन रिसीव होगा, लैंड वाले पार्ट पे इंसुलेशन ज्यादा रिसीव होगा, ओशियन वाले पार्ट पे इंसुलेशन कम रिसीव होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओशियन धीरे धीरे गर्म होते हैं। पानी का ये वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि वाटर हीट स्लोली एंड कूल डाउन स्लोली। अदर एंड ऑन द अदर हैंड द लैंड कूल्स स्लो वेरी फास्ट एंड हीट्स वेरी फास्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है। ठीक है। हाइयर इन समर एंड लेस इन विंटर। समर के टाइम में देखेंगे तो आपकी इंसुलेशन ज्यादा रिसीव होती है गर्मी के टाइम में, और विंटर के टाइम में कम रिसीव होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो आपका हीट और कूल कैसे होता है, कैसे गर्म होता है और कैसे ठंडा होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पहला देखेंगे आपका कंडक्शन। कंडक्शन कब होता है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं। ठीक है। दो बॉडीज क्या हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में, एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तब वहां पे होगा कंडक्शन। दूसरी चीज की जरूरत क्या होती है, दोनों बॉडी, जो दोनों बॉडीज हैं उसकी जो टेम्परेचर होनी चाहिए वो अनइक्वल होनी चाहिए। एक की टेम्परेचर ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे की कम होनी चाहिए, या फिर दूसरे की टेम्परेचर ज्यादा होनी चाहिए, पहले की कम होनी चाहिए। तभी आपका कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन का प्रोसेस होगा। जैसे आपके आपके इंसुलेशन आई अर्थ सरफेस पे, अब यहाँ पे क्या है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मेनली जो एटमॉस्फेयर का लोअर लेयर है वो पहले क्या होगा, हीट होगा। ठीक है। लोअर लेयर हीट होने के बाद इसके ऊपर का जो लेयर है ये लोअर लेयर के कांटेक्ट में है। अब इसकी वजह से ये ऊपर का जो लेयर है वो हीट हो जाएगा। जो लेयर ऊपर होगी उसके कांटेक्ट में नीचे वाली लेयर आपकी गर्म हो गई है, क्योंकि इंसुलेशन आया, अर्थ ने रिसीव किया और उसको रेडिएट किया, उसको बाहर निकाला, तो वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल के फॉर्म में निकला। और वही जो आपकी सबसे अर्थ सरफेस के सबसे नजदीक में जो एयर की लेयर होगी उसको गर्म करेगी। फिर उसके ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी टेम्परेचर नीचे वाले की लेयर में कम होगी, तो नीचे वाला जो टेम्परेचर आपका कम है
सॉरी ज्यादा टेम्परेचर है वो क्या करेगा, ऊपर वाली लेयर के कांटेक्ट में है तो ऊपर वाली लेयर को भी गर्म करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कंडक्शन। तो कंडक्शन के थ्रू आपका एटमॉस्फेयर हीट होता है। दूसरा प्रोसेस है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होगा, जैसे ये आपकी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में मेनली क्या होगा, इंसोलेशन आया, अर्थ सरफेस को हीट कर दिया। अब अर्थ सरफेस भी क्या करेगी, अपने अंदर से लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को बाहर करेगी। अर्थ खुद से रेडिएशन इमिट करेगी, इसने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया उसी को इमिट करेगी। होगा क्या, यहाँ पे फिर से अर्थ की लोअर जो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स हैं वो हीट होना चालू होंगी। अब जब एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर हीट होना चालू होंगी, आपने पढ़ा कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर कम होता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे कम होता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ए नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, अब होगा क्या, जब लोअर लेयर यहाँ पे गर्म हो गई, ऊपर की लेयर ठंडी है, जो लेयर ठंडी होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो लेयर आपकी गर्म होगी उसकी डेंसिटी कम होगी। अब डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ जो एयर की नीचे की एयर की गर्म जो एयर है वो ऊपर की साइड उठ जाएगी और ऊपर जाने के बाद फिर से ये ठंडी हो जाएगी। अब ये जो ठंडी हवा थी यहाँ पे वो नीचे चली गई थी, अब देन अगेन वो गर्म होगी और फिर से ऊपर उठना चालू होगी, देन अगेन वो नीचे जाएगी, ऊपर से ठंडी होगी, फिर अगेन ये ऊपर की साइड जाएगी, गर्म होगी, फिर जाके ऊपर जाके ठंडी होगी, फिर नीचे चली जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस, इसको हम कहते हैं वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो वर्टिकली हीट हो रहा है, एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, वर्टिकली हीट हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आपका कन्वेक्शन। ठीक है, इसमें एटमॉस्फेयर वर्टिकली हीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडवेक्शन। एडवेक्शन में क्या होता है, जो हीट होता है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है। हीट हॉरिजॉन्टली मूव कैसे करेगा, जैसे यहाँ पे आपका अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस का एक एरिया क्या है, ज्यादा हीटेड है, दूसरा एरिया कम हीटेड है। मतलब एक एरिया के टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, दूसरे एरिया के टेम्परेचर कम है। अब जिस एरिया की टेम्परेचर ज्यादा होगी वहां पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने पे प्रेशर कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो आपकी एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चली जाएंगी, दूर दूर चली जाएंगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और फाइनली जो आपकी प्रेशर होगा उसके द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा वो कम हो जाएगा। जहां पे टेम्परेचर आपका कम है वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, ये आपकी हाई प्रेशर वाली एरिया होगी, ये आपकी लो प्रेशर वाली एरिया होगी। अब होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करता है, तो हाई प्रेशर वाले एरिया से हवा चलेगी लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ। अब ये आप देख रहे हैं एयर जो है वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, एयर जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आपके एडवेक्शन। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ हीट होता है, हीट का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर यहाँ पे कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ से आपकी एयर, ठंडी एयर मूव होके जाएगी आपकी लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जहां का टेम्परेचर हाई है, क्योंकि वहां से हवाएं जो होंगी वो ऊपर उठ जाएंगी, यहाँ नीचे का स्पेस खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका एडवेक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हम किसे कहेंगे, जो हमारी सन से लाइट आती है वो आपकी शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में होती है। ये आपको याद रखना है, अर्थ से आने वाली जो इंसुलेशन होती है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है। शॉर्ट वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, शॉर्ट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अर्थ जब उसको रिसीव कर लेता है, इंसुलेशन को जब एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, तो अपने अंदर से फिर से हीट को रेडिएट करता है, अपने अंदर से हीट को बाहर निकालता है। और जब वो हीट को बाहर निकालता है तो वो जो हीट होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में। लॉन्ग वेव रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो इनडायरेक्टली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, अर्थ के रेडिएशन से रिसीव होती है, गर्म होती है। ठीक है, अर्थ की एटमॉस्फेयर किससे गर्म होती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। अर्थ जो अपने अंदर से हीट रिलीज करता है उससे आपकी अर्थ की एटमॉस्फेयर हीट होती है। ये आपको याद रखना है, अर्थ की एटमॉस्फेयर जो हीट होती है वो हमेशा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से होती है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
यही आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करता है। शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं हीट करता है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हीट करता है। इसीलिए अर्थ के जो सबसे नजदीक में एटमॉस्फेयर की लेयर होगी वो सबसे ज्यादा गर्म होगी। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की साइड जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा ट्रोपोस्फियर में। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या करता है, ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में अर्थ का एक रेडिएशन है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को नीचे से गर्म करने का काम करता है। एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड फ्रॉम द अर्थ रेडिएशन, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो इनडायरेक्टली अर्थ के रेडिएशन से हीट होता है। द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट एनर्जी टू द स्पेस। अब जब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगी, एटमॉस्फेयर भी गर्म हो गई, अब ये क्या करेगी, एटमॉस्फेयर फाइनली जो उसके अंदर हीट रहेगा, जो एनर्जी रहेगी वो रेडिएट कर देगी स्पेस में, आउटर स्पेस में रेडिएट कर देगी। इस प्रकार से जितनी भी आपकी सोलर एनर्जी अर्थ पे आई है उतनी ही सोलर एनर्जी आपकी क्या होगी, रेडिएट हो जाएगी स्पेस में, वापस भी चली जाएगी एटमॉस्फेयर के थ्रू, अर्थ के रेडिएशन के थ्रू। तो टोटल जो नेट इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और नेट आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या है, मेंटेन है, नहीं तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता अगर आने वाली जो रेडिएशन है वो अर्थ पे ही रह जाती, अर्थ से बाहर नहीं हो जाती। हालांकि प्रेजेंट के टाइम में क्या है, कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होने की वजह से, ओजोन वगैरह हो गए, आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, इनके ज्यादा होने की वजह से क्या है, ये सारे जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए आपकी ट्रांसपेरेंट होती हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, इंसुलेशन को अंदर आने देती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, उसको सोख लेते हैं या फिर अगेन रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ पे। तो होता क्या है, अर्थ का टेम्परेचर फाइनली इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीट बजट ऑफ द अर्थ। ठीक है, बजट से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे हमारे घर पे भी एक्सपेंसेस होते होंगे, खर्चे होते होंगे, कुछ पैसा, जैसे हम मान लो कोई पर्सन है, आपके पापा हैं या कोई भी पर्सन है जो आपके घर में अर्निंग मेंबर हो, वो सपोज आपके महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, उस 10,000 रुपए में कुछ पैसे वो कपड़े खरीदने में खर्चा करेंगे, कुछ पैसे रोजमर्रा की जो जरूरतें होंगी उनको खरीदने में पैसा खर्चा करेंगे, कुछ चीजें होंगी जो खाने पीने की सामान लाने में खर्च हो जाएंगी। ठीक है, कुछ चीजें होंगी जो आपकी स्कूल फीस वगैरह में खर्चे हो जाएंगे, कोचिंग फीस में खर्चे हो जाएंगे। तो टोटल उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे जितना आप आ रहा है इनकम और कितना आपका एक्सपेंस हो रहा है, दोनों का बजट रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, जो हमारा खर्च है अगर ज्यादा होगा तो हमारा बजट गड़बड़ हो जाएगा, या फिर अगर पैसा हमारे पास ज्यादा आ रहा है तो भी हमारा बजट गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको हम देखिए बजट के फॉर्म में देखना है। ऐसे ही अर्थ पे क्या होता है, जो हीट आती है, जितनी हीट आती है उतनी हीट ही अर्थ से बाहर निकल जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ। ठीक है, टोटल जो अर्थ का हीट बजट है वो क्या है, नील है, जीरो है। ठीक है, जितनी रेडिएशन आ रही है उतनी रेडिएशन बाहर भी निकल जा रही है, इसीलिए आपका अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा हीट नहीं हो रहा है, बहुत हीट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो बजट को हम लोग देखते हैं कि कैसे हीट आती है, कितनी अमाउंट में, कहाँ पे रिसीव होती है, कहाँ पे आपकी एब्जॉर्ब होती है, कहाँ पे रेडिएट होती है और कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब, रेडिएट और रिफ्लेक्ट, ये आपको याद रखने हैं। मान लेते हैं कि 100 यूनिट्स और 100% आपकी सोलर रेडिएशन आ रही है, इंसुलेशन आ रही है। अब इसमें होगा क्या, जो 35 यूनिट सोलर रेडिएशन होगा वो डायरेक्टली रेडिएट हो जाएगा स्पेस में, सीधे स्पेस में चला जाएगा, अर्थ पे आ भी नहीं पाएगा, अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा भी नहीं, उससे पहले ही स्पेस में रेडिएट बैक होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। इस 35 यूनिट में जो 27 यूनिट होगा, 27 यूनिट, वो क्लाउड के ऊपर से रिफ्लेक्ट होके जाएगा। 2 यूनिट जो होगा वो स्नो और आइस कवर्ड एरिया से, जो जो एरिया स्नो और आइस से कवर्ड है वहां से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। और बचे हुए 35 में से बचा हुआ 6 यूनिट दूसरे किसी अदर मीडियम के थ्रू रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। अब 35 यूनिट यहाँ पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गया अर्थ के सरफेस पे आने से पहले ही। बचा कितना यूनिट, 65 यूनिट। अब ये 65 यूनिट अब्सॉर्ब होता है। कैसे अब्सॉर्ब होता है, 14 यूनिट्स जो होगा वो आपका एब्जॉर्ब होगा एटमॉस्फेयर में। आपके एटमॉस्फेयर में 14 यूनिट्स एब्जॉर्ब होंगे। बचे कितने यूनिट,
51 यूनिट 51 यूनिट अर्थ सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। 51 यूनिट किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे? अर्थ सरफेस के द्वारा। अब यहां पे होगा क्या, अर्थ सरफेस जो होगा वो जो ये अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन होगा उसको रेडिएट बैक करेगा किसके फॉर्म में? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। अर्थ जो होगा वो जो एनर्जी रिसीव किया है उसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में इमिट भी करेगा, रेडिएट भी करेगा। ठीक है, अब ये जो बाहर रेडिएट करेगा वो कितने कितने यूनिट में होता है हम उसको देखते हैं। इसमें से 17 यूनिट क्या होगा? रेडिएटेड डायरेक्टली टू स्पेस। अर्थ जो है वो 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस को रेडिएट कर देगा। ठीक है, बचे कितने यूनिट आपके? 17 प्लस 34 इक्वल टू 51। तो आपके 34 यूनिट जो होंगे वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। आपने पढ़ा था कि जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होती है। अब ये 34 यूनिट जो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए, इसमें से क्या होगा? जो 6 यूनिट है ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। 9 यूनिट्स कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कन्वेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। टर्बुलेंस क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर, जैसे आंधी चल रही है, ठीक है, उसको हम लोग टर्बुलेंस कहेंगे। 19 यूनिट जो होगा वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू क्या होगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू। अब इसमें से क्या होगा? ये आपने सारी चीजें पढ़ा कि 17 यूनिट्स डायरेक्टली रेडिएट हो रही है स्पेस पे, 30 यूनिट एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है इसकी फॉर्म में। अब ये जो 34 यूनिट होगा ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा कहां पे? रेडिएट बैक हो जाएगा स्पेस में। ठीक है, this 34 unit will also radiate back to the space. How? और ये एटमॉस्फेयर के द्वारा रेडिएट होगा, ये ध्यान रखिएगा। 14 यूनिट आपने पढ़ा, ये जो 14 यूनिट है ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है। 34 यूनिट जो है वो इस दोनों को मिला के आपका कितना हो जा रहा है? 48 यूनिट। 48 यूनिट क्या हो रहा है? रेडिएट बैक टू स्पेस बाई एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के द्वारा ये रेडिएट बैक हो रहा है स्पेस में। 17 यूनिट क्या है? 17 यूनिट डायरेक्टली टू स्पेस बाय अर्थ। यहां पे आपने पढ़ा था कि जो 17 यूनिट है वो डायरेक्टली अर्थ के द्वारा रेडिएट बैक हो रहा है। 17 यूनिट्स आर रेडिएटेड डायरेक्टली टू स्पेस बाय अर्थ। ठीक है, यहां पे 17 यूनिट हो गया। नेक्स्ट आपका बचा कितना? देयरफॉर 48, यहां पे 48 यूनिट रिफ्लेक्ट हुआ। 17 यूनिट भी रेडिएट हो गया। टोटल मिला के आपके कितने हुए? 65 यूनिट। आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था? 65 यूनिट अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। 65 यूनिट अर्थ सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इमिट भी हुआ। तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया? 65। जितना एब्जॉर्ब हुआ था उतना ही इमिट भी हो गया, उतना ही रेडिएट बैक भी हो गया। देयरफॉर अर्थ की जो हीट है वो बैलेंस है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल हीट बजट ऑफ अर्थ थी कि जितने अमाउंट में इंसुलेशन रिसीव हो रहा है उतने ही अमाउंट में अर्थ जो है वो उस इंसुलेशन को लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट कर दे रहा है। क्लाउड्स रेडिएट कर दे रहे हैं, आइस और स्नो कवर्ड आपके जो एरियाज है वो रेडिएट कर रहे हैं। इस तरह से आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएशन इन नेट हीट बजट एट दी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो नेट हीट बजट होता है उसमें कैसे वेरिएशन होता है कहाँ पे ज्यादा अमाउंट में हीट रिसीव होगा, कहाँ पे कम अमाउंट में रिसीव होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा। यहाँ पे देखेंगे 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पे, आपका 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच में, 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच में, 40 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये जो पूरा एरिया होगा यहाँ पे ये सरप्लस रीजन होगा। यहाँ पे हीट जो होगी वो ज्यादा रिसीव होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज पड़ती हैं वो ऑलमोस्ट आपकी स्ट्रेट पड़ती हैं, उसके बाद धीरे धीरे सन की रेज वर्टिकल होती चली जाती हैं। ठीक है, स्लैंटिंग होती चली जाती है। तो ये आपका हीट सरप्लस रीजन है 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ। इसके बाद का जो रीजन है वो हीट डिफिशियंट रीजन है, वहां पे हीट की कमी होती है। हीट की क्या होती है? कमी होती है। डिफिशियंट रीजन, ये क्या है? डिफिशियंट रीजन, हीट की कमी होती है। अब किसी रीजन में ज्यादा हीट रिसीव हो रहा है और किसी रीजन में कम हीट रिसीव हो रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो जहां पे ज्यादा हीट रिसीव हो रहा है वो एकदम गर्म हो जाए, जिस रीजन में नहीं रिसीव हो रहा है वो परमानेंटली फ्रोजन हो जाए, जम जाए पूरा एकदम।
ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर जो है हमारी, वहां पे एयर हमेशा मूव करती है, जिसको हम विंड कहते हैं, ठीक है। एकदम जहां पे हाई प्रेशर एरिया होता है और लो प्रेशर एरिया की तरफ, आपकी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में देखेंगे, उसमें क्या करता है, विंड जो है वो आपकी हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। दूसरी क्या है, ओशियन करेंट्स। जो आपकी इक्वेटर वाले एरियाज में ओशियन करेंट्स होंगी वो वार्म ओशियन करेंट्स होती हैं, जैसे आपकी गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। आपके पोलर एरियाज में कोल्ड वाटर करेंट्स होती हैं, ओशियन करेंट्स होती हैं, जैसे आपकी लेब्राडोर करंट, ठीक है। तो जो ओशियानिक करंट्स होती हैं वो भी क्या करती है, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। इक्वेटर से आपकी गल्फ स्ट्रीम जाती है नॉर्थ की साइड। अगर यहाँ पे हम अमेरिका का मैप देखें तो इक्वेटर से आपकी गल्फ स्ट्रीम कहाँ जाती है, नॉर्थ की साइड में जाती है। यहाँ से गल्फ स्ट्रीम होके नॉर्थ की साइड में जाती है। लेब्राडोर स्ट्रीम, जो कि लेब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है, वो नॉर्थ डायरेक्शन से आपके साउथ में आती है, इक्वेटर की तरफ आती है। तो इसके थ्रू भी हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यही रीजन है कि जो हीट सरप्लस वाले रीजन है वो बहुत ज्यादा हीट नहीं हो जाते, और जो हीट डिफिशियंट वाले रीजन है वो बहुत ज्यादा ठंडे नहीं हो जाते, एकदम फ्रीजन नहीं हो जाते, फ्रोजन नहीं हो जाते। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। ये हीट की मेजरमेंट है, ठीक है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। हीट क्या करती है, एक टाइप की एनर्जी है जो हायर, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है वहां से लोअर बॉडी की तरफ मूव करती है। अगर आपको चेक करना है कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है, तो आप एक आप कोई कलछुल ले लीजिए या फिर कोई भी रॉड ले लीजिए, उसको आग के ऊपर लगा के रखिए और 10-15 मिनट पकड़ के रखिए, आपको पता चल जाएगा कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो हीट को मेजरमेंट करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। टेम्परेचर एक यूनिट है, ठीक है। ये मेजर करता है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कोई बॉडी कितनी कोल्ड है। उसको हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, टेम्परेचर के थ्रू, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। पहला फैक्टर है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में आप लोग देखेंगे, जो लैटिट्यूड हाई लैटिट्यूड एरिया पे आपके प्लेसेस हैं 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, हाई लेटीट्यूड वाले एरिया पे जो प्लेसेस हैं वो आपकी क्या करेंगे, इंसुलेशन कम रिसीव करेंगे, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहां पे हीट कम रिसीव हो रही है, तो टेम्परेचर वहां का कम होगा। इक्वेटर के पास वाले ये जो पूरे एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा रिसीव हो रही है। तो पहला फैक्टर हो गया आपका लैटिट्यूड। दूसरा फैक्टर है आपका अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब है किसी प्लेस की सी लेवल से कितनी हाइट रहती है। मान लो ये हो गया आपका सी लेवल, यहाँ किसी प्लेस की सी लेवल से कितनी हाइट रहती है, ये कोई आपका हिल हो गया। अब जैसे जैसे हम ऊपर के साइड जाते हैं, आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से डिक्रीज करता है। इसी को हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। तो होगा क्या, जो प्लेसेस हाई अल्टीट्यूड वाले एरिया पे होंगे वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जो प्लेसेस लो अल्टीट्यूड वाले एरिया पे होंगे वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश चले जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए, आप मनाली चले जाइए, इन सारे एरियाज में क्या है, टेम्परेचर कम है। क्यों टेम्परेचर कम है, क्योंकि ये सारे एरिया जो है हाई अल्टीट्यूड वाले एरिया है। वहीं आप चले जाएंगे प्लेन वाले एरिया में, जैसे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन हो गए, डिजर्ट का रीजन हो गया, वहां पे टेम्परेचर दिन के टाइम बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो सी लेवल के एकदम नजदीक में है, ठीक है। थर्ड फैक्टर है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी। किसी प्लेस की सी से कितनी डिस्टेंस है, सी से समुद्र से कितनी दूरी है, वो भी अफेक्ट करेगा किसको, वहां के टेम्परेचर को। कैसे, यहां पे हम लोग देखते हैं, सपोज दिस वन इज योर लैंड एरिया एंड दिस वन इज योर सी एरिया। मेनली होता क्या है, दिन के टाइम में जो लैंड होता है वो तेजी के साथ हीट होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। वही अपोजिट होता है आपके सी के साथ। सी जो वाटर होता है वो स्लोली हीट होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, तो प्रेशर उसका ज्यादा रहेगा। ये डे टाइम में होता है, दिस हैपेंस इन दी डे टाइम। अब होगा क्या, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, सी में प्रेशर ज्यादा है,
आपके लैंड पे प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर एरिया से विंड चलेंगी लो प्रेशर एरिया की तरफ, ये दिन के टाइम होगा। इसको हम कहते हैं सी ब्रिज। सी ब्रिज, समुद्री हवाएं, ठीक है। ये समुद्री हवाएं क्या करती हैं, जिस एरिया में जाएंगे, अब ये तो ठंडी है, जिस एरिया में जाएंगे उस एरिया को भी काफी ठंडा करने का काम करेगी, वहां के टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो पाएगा। नाइट टाइम में दिस सिचुएशन जस्ट रिवर्स इन द नाइट time. What happened in the night time? In night time, the sea area cool down slowly, so the temperature remains high and the pressure remains low. Just opposite happened to the land area. In the land area cools very fast, so the temperature will be low and pressure will be high. And you studied that the winds blow from the high pressure area to लो प्रेशर एरिया। अब यहाँ पे प्रेशर हाई है तो यहां से विंड मूव करेगी कहाँ, समुद्र की तरफ, लैंड से समुद्र की तरफ। ये होगा आपके नाइट टाइम में। इस ब्रिज को हम लोग कहते हैं लैंड ब्रिज, क्योंकि ये लैंड से सी की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज। तो यहाँ पे होगा क्या, अब ये जो लैंड वाले एरिया से इस साइड जाएंगे आपको समुद्र, वहां का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेंगे। तो जो आपके प्लेसेस समुद्र के नजदीक में रहते हैं वहां का टेम्परेचर एक जैसा मेंटेन रहता है। जैसे साउथ इंडिया का रीजन हो गया, साउथ इंडिया के रीजन में वहां पे क्या है, वो समुद्र के बहुत नजदीक में है, तो वहां पे सी का एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें या चाइना के इंटीरियर की बात करें, सेंट्रल आपके एशिया की बात करें, वहां का रीजन क्या है, सी से बहुत दूर है, इसलिए वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम रहता है, ठीक है। तो सी आपका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस का काम करता है। नेक्स्ट है आपका एयर मास या फिर ओशियन करंट। एयर मास नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। ओशियन करंट्स आपका भी बताया गया है। एयर मास देखेंगे तो आपका जब आप किसी एरिया में किसी प्लेस में अगर वार्म एयर मास पहुंच रही है तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोल्ड एयर मास पहुंचे तो वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी तरह से ओशियन करंट भी होता है। जैसे वार्म ओशियन करंट आपका गल्फ स्ट्रीम, वो जिस एरिया में पहुंचता है वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। आपकी कोल्ड करंट है लेब्राडोर करंट, वो जिस एरिया में पहुंचेगा वहां के टेम्परेचर को कम कर देगा। तो इस प्रकार से आपकी एयर मास और ओशियन करंट्स भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपके 4 फैक्टर्स थे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अर्थ पे कैसे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको देखते हैं। इसमें आप देखेंगे आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, ऐसे लाइंस जो इक्वल टेम्परेचर वाले एरिया को ज्वाइन करते हैं, इक्वल टेम्परेचर वाले एरिया को ज्वाइन करते हैं। जैसे अगर हम देखें, मान लो ये आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है, ये आपका आगरा है, ये आपका लखनऊ है, ये आपका वाराणसी है, यहाँ पे आपका बलिया है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ का टेम्परेचर ये कुछ दूसरे रीजन है, यहाँ पे आपका 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 17 डिग्री है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे फिर अगेन 15 है, यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है। तो ये सारे एरियाज क्या होंगे, एक ऐसे लाइन से ज्वाइन किए जाएंगे जहां जो इक्वल टेम्परेचर के होंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म्स, यानी कि इक्वल टेम्परेचर वाले एरिया को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग आइसोथर्म्स कहते हैं। जनवरी के टाइम में जो आइसोथर्म होते हैं वो डेविएट कर जाते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम लोग वर्ल्ड का पूरा एरिया देखें तो जनवरी के टाइम में जो आइसोथर्म है वो ओशियन में नॉर्थ मूव कर जाएंगे और आपके लैंड एरिया पे साउथ में मूव करेंगे। ऐसा क्यों है, ड्यू टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ओशियन। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वाटर की ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो जो वाटर होगी उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, और आपको ये भी पता है कि वो धीरे धीरे ठंडा है, धीरे धीरे गर्म होता है। जो जनवरी के टाइम में ये जो आइसोथर्म होगा ये नॉर्थ के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और लैंड एरिया पे साउथ के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। द थर्मल इक्वेटर लाइज साउथ ऑफ द इक्वेटर, और क्योंकि सन की मूवमेंट साउथ के डायरेक्शन में होती है इसलिए जो थर्मल इक्वेटर होगा, थर्मल इक्वेटर मतलब एक्चुअली में ये तो आपका 0 डिग्री इक्वेटर एक्चुअल इक्वेटर है। यहाँ पे देखेंगे थर्मल इक्वेटर जो आपके हीट को बताता है ये एक्चुअली साउथ में रहेगा। वहीं आपका अपोजिट कंडीशन होगा जुलाई में। जुलाई में जो थर्मल इक्वेटर होता है वो कहाँ पे चला जाता है, नॉर्थ में चला जाता है। जुलाई में थर्मल इक्वेटर आपका नॉर्थ में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ क्या होता है,
टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जब टेम्परेचर इन्वर्जन का केस होता है, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना, टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में क्या होगा, ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटने की जगह बढ़ेगा। When temperature increases with the increase in altitude, with the increase in height, then that is called the temperature inversion। ठीक है, इसके लिए आइडियल सिचुएशंस क्या होते हैं, कब टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है। तो पहली सिचुएशन है लॉन्ग विंटर नाइट्स, रातें हो और लंबी रातें हो। दूसरी क्या सिचुएशन है, क्लियर स्काई, आसमान एकदम साफ रहना चाहिए। एक तो ठंडी का आपका दिन रहना चाहिए, सॉरी रात रहनी चाहिए, और आपकी जो स्काई वो क्लियर रहनी चाहिए, हवा जो है स्टिल हो, शांत हवा हो। तो उससे क्या होता है, जो अर्थ होगी वो रात के टाइम में अपनी हीट को रेडिएट करेगी स्पेस में। तो क्या होगा, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे से आपका गर्म होता है, तो ज्यादा अमाउंट में जब रेडिएट कर देगी तो स्पेस में सारी ज्यादा अमाउंट पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन चली जाएगी, तो नीचे का जो लेयर होगा वो ज्यादा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ऊपर की लेयर जो होगी वो कम ठंडी रहेगी, यानी कि ऊपर के लेयर की एयर की जो लेयर है वो उसकी टेम्परेचर ज्यादा रहेगी। इसकी वजह से होता क्या है, एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो स्टेबल होता है। और जैसे सुबह के टाइम में कभी आप आग वगैरह जलाइए, होता क्या है, उससे जो धुआं निकलेगा, ठंडियों के टाइम में जो अलाव के लिए हम लोग जलाते हैं, उससे धुआं जो होता है वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टली फैलता जाता है। ठीक है, आप उसको दूर तक देखिए, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो हॉरिजॉन्टली फैलता चला जाए, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऊपर नहीं जा पाएगा, वो नीचे ही ट्रैप हो जाएगा। यही कारण है कि जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहां पे जो स्मॉग होता है, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्मॉग। ठीक है, स्मोक वगैरह से बना होता है। तो वहां पे ठंडियों के टाइम में क्या होता है, वो सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने की वजह से वहां पे अस्थमा जैसी बीमारियां वगैरह फैलती हैं, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। हिल एरियाज और माउंटेन एरिया में देखेंगे जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो एयर ड्रेनेज के थ्रू होता है। एयर ड्रेनेज को अगर हम लोग समझे तो एयर ड्रेनेज आपका कैसे होता है, माउंटेन एरिया में मेनली होता क्या है, जैसे ये आपका माउंटेनस एरिया हो गया, यहाँ पे क्या होगा सॉरी, ग्रेविटी की वजह से जो आपकी एयर होगी वो मूव कर जाएगी नीचे की साइड। आपने पढ़ा ऊपर जाने टेम्परेचर कम है तो इस एयर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ये नीचे के साइड जाएगी और वैली के टेम्परेचर को कम कर देगी। ठीक है, तो एयर ड्रेनेज किसकी वजह से होगा, ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ, ड्यू टू दी ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से होगा, और नीचे का टेम्परेचर अब यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर विल बी लोअर। ऊपर का टेम्परेचर, यहाँ पे जो नीचे गर्म हवा रहेगी ये उठ के ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ ऊपर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर इन्वर्जन जब आपके माउंटेन और हिल एरिया में होते हैं तो वहां पे फ्रॉस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती, क्रॉप जो होते हैं वो पाला लगने से बच जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।